फिल्म यानी पठान से रिलेटेड एक बड़ा विवाद जन्म ले चुका है, जहां एक तरफ देश के कुछ लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, इसका बायकॉट कर रहे हैं और अपने साथियों से भी इसको न देखने की कस्में खिलवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा ग्रुप ऐसा भी है कि जो शाहरुख खान की सपोर्ट में उतर आया है। वो न सिर्फ इस फिल्म को खुद देखने का वादा कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं RH नेटवर्क, इनके चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बेहतरीन वीडियो है। वैसे तो ये वीडियो काफ़ी पुरानी है क्योंकि ये पठान के टॉपिक पे वीडियो है। पठान मतलब ये टॉपिक जब उठा था जब शाहरुख खान की फ़िल्म पठान रिलीज़ होने वाली थी, ये तब का टॉपिक है। तो उसी वक्त ये पूरी इंक्वायरी की गई है कि आखिर पठानों का सिजरा क्या है, मतलब ये पठान कब से शुरू हुआ है और कहाँ से शुरू हुआ है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई पठानों की, कि ये कहाँ किसकी नस्ल है या कितना पुराना मामला है, ये 1000-2000 साल पुराना मामला है, या कुछ इतिहासकार को कहना है कि ये खालिद बिन वलीद की बेटी के दामाद हैं पठान, वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ है। कुछ का कुछ और कहना है। तो तमाम लोगों को इतिहासों को अलग अलग जो कहना है दोस्तों, इस वीडियो के जरिए से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पठान का मामला है क्या, ये पठान की शुरुआत हुई कहाँ से है। तो ये सब जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। जो भी हज़रत मेरे चैनल पर नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक करके शेयर कर दिया करें। तो चलिए बिना देरी पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों इस वक्त हमारे पूरे देश में ही शाहरुख खान की आने वाली फिल्म यानी पठान से रिलेटेड एक बड़ा विवाद जन्म ले चुका है, जहां एक तरफ देश के कुछ लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, इसका बायकॉट कर रहे हैं और अपने साथियों से भी इसको न देखने की कस्में खिलवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा ग्रुप ऐसा भी है कि जो शाहरुख खान की सपोर्ट में उतर आया है। वो न सिर्फ इस फिल्म को खुद देखने का वादा कर रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर यह दिखाने की कोशिश भी कर रहा है कि वो अपनी फैमिली और दोस्तों को भी इस फिल्म को जरूर दिखाएगा। मगर दोस्तों इस पूरे विवाद के बीच वो एक सबसे अहम और जरूरी चीज की जिस पर आप में से बहुत कम ही लोगों की नजर गई होगी या फिर आप में से कुछ ही लोगों ने उस पर गौर किया होगा, वो दरअसल इस फिल्म का टाइटल पठान है, यानी कि पठान वर्ड। पठान के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि वो कुछ लोग जो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, उनके मुताबिक उनके विरोध करने के पीछे जो बहुत सारी वजह है, उनमें से एक बड़ी वजह इस फिल्म का नाम भी है। यानी उन लोगों का ये मानना है कि शाहरुख खान ने अपनी नई फिल्म का नाम यानी टाइटल पठान रखने की वजह से न सिर्फ इस देश में रहने वाले लोगों की ही तौहीन की है, बल्कि खुद अपने देश की भी तौहीन की है। मतलब शाहरुख खान को अपनी फिल्म का टाइटल पठान रखना ही नहीं चाहिए था। मगर दोस्तों अब सवाल यही है कि आखिर ये पठान है क्या, पठान कौन लोग होते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से आए थे, इन लोगों ने इतिहास में क्या किया था, यानी इन लोगों का पूरा इतिहास रहा क्या है, ये लोग मुसलमान कब हुए थे और आज के दौर में भी मुसलमान होते हैं या किसी और धर्म को भी फॉलो करते हैं। इसके अलावा भारत की राजनीति और भारत के पूरे इतिहास में भी इन लोगों का क्या योगदान रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, पठान लोगों का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ कुछ इतिहासकार इनको सीधे तौर पर खुदा की एक दूसरी मखलूक यानी कि जिन्नातों से जोड़ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इतिहासकारों का एक ग्रुप ऐसा भी है कि जो इनका रिश्ता अल्लाह के एक मशहूर पैगंबर यानी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं। उनके मुताबिक ये बनी इसराइल यानी आज के यहूदियों की ही एक नस्ल है कि जो वक्त के साथ आज से हजारों साल पहले यहूदियों से एक कबीले के रूप में बिछड़ गए थे। वक्त गुजरता गया और जब आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में ज़हूर हुआ, तो इन लोगों ने उनके ऊपर ईमान लाकर इस्लाम धर्म को अपना लिया और तब से लेकर आज तक ये लोग मुसलमान हैं। वहीं इतिहासकारों का एक ग्रुप ऐसा भी है कि जो ये मानता है कि दरअसल पठान लोग हजरत खालिद बिन वलीद की एक बेटी और उनकी दामाद की नस्ल से हैं। फिलहाल सच्चाई क्या है, यही आज की इस वीडियो में हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप लोगों की गलतफहमी को दूर करने के लिए और ताकि आप लोग वीडियो देखते वक्त कंफ्यूज ना हो, मैं आप लोगों को पहले ही बताता चलूं कि दरअसल पश्तून, पख्तून और पठान एक ही चीज है, क्योंकि आज के दौर में हम जनरली जिन लोगों को पठान बोलते हैं वही एक लंबे वक्त से अपने आप को पश्तून या पख्तून कहते आए हैं। इसके अलावा अफगान भी इन्हीं लोगों को ही कहा जाता रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि आज के दौर में अफगान इन लोगों के साथ साथ उन सभी लोगों को भी बोल दिया जाता है कि जो अफगानिस्तान में रहते हैं, अब वो चाहे किसी भी धर्म के हो या फिर किसी भी जाति के हो, बस अफगानिस्तान में रहते हैं, इसलिए सभी लोगों को अफगान कह दिया जाता है। दरअसल दोस्तों पश्तून और पठान ये एक नस्ल है और जो भी इस नस्ल में पैदा होता है उन लोगों को पठान ही कहा जाता है। वैसे ही एक नस्ल के जैसे कि हमारे भारत देश में बहुत सारी अलग अलग नस्लें पाई जाती हैं। अब बात करें अगर लोकेशन के एंगल से, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इन लोगों की ज्यादातर आबादी आज के दौर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान में पाई जाती है। इन तीनों देशों के अलावा भी आप लोग इनको कुछ कुछ तादाद में दुनिया के और भी बहुत सारे देशों में देख सकते हैं। अफगानिस्तान की राजनीति को तो छोड़ ही दीजिए, इवन पाकिस्तान की राजनीति में भी ये लोग अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। इमरान खान जैसा पाकिस्तान का एक बड़ा और मशहूर लीडर भी दरअसल एक पठान ही है। इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में भी आप लोगों को पठानों के बड़े बड़े चेहरे नजर आएंगे। खासतौर से पाकिस्तान के जो मशहूर ऑलराउंडर हैं यानी कि शाहिद अफरीदी, वो भी दरअसल एक पठान ही है। बात करें अगर ऐतिहासिक तौर पर, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत के इतिहास में इन लोगों का हमेशा से ही एक बड़ा किरदार रहा है। दोस्तों पश्तून यानी पठान कौम को हमेशा से ही एक गैरतमंद और ताकतवर कौम के रूप में याद किया जाता रहा है और शायद यही वजह है कि आज के
दौर में उनका जो अपना एरिया है यानी कि मेन एरिया कि जिसको अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है, उसको ऐतिहासिक तौर पर ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर का नाम भी दिया जाता है, जिसका मतलब होता है सल्तनतों के कब्रिस्तान। वो इसलिए क्योंकि बड़ी बड़ी वो सारी सल्तनतें कि जिन्होंने जबरदस्ती इस इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की या फिर जबरन इन लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की, वो लोग कभी भी इस चीज में कामयाब न हो सके। बड़ी बड़ी सल्तनतों के लोग इस इलाके में आए, उन्होंने खुद आकर इस इलाके में अपनी कब्रें खोदी और बाद में उन्हीं कब्रों में ही दफन हो गए। अब वो चाहे पुराने दौर की कोई बड़ी से बड़ी दुनिया की सल्तनत हो या फिर नए दौर के USSR यानी सोवियत संघ और अमेरिका हो, क्योंकि अमेरिका भी अभी जल्दी में हार कर इस पूरी मिसाल को सही साबित कर चुका है। इतिहासकारों के मुताबिक पठानों ने भारत के इतिहास में भी एक मेजर रोल प्ले किया है। अब वो चाहे बात हो महमूद गजनवी के दौर की या फिर मोहम्मद गौरी के दौर की या फिर भारत में कायम होने वाली दूसरी सभी बड़ी बड़ी और ताकतवर सल्तनतों के दौर की, हर दौर में ही पठानों ने अपने आप को दूसरों से अलग और बिल्कुल जुदा साबित किया है। किसी दौर में इन लोगों ने फौजी मदद की तो किसी दौर में अपनी समझबूझ से पूरी दुनिया को हैरान किया। इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि भारत में कायम होने वाली कुछ मुस्लिम सल्तनतें ऐसी थीं कि जो पठानों की मदद के बगैर कायम हो ही नहीं सकती थी। यही वजह है कि ये लोग लगभग सभी मुस्लिम सल्तनतों के दौर में और खासतौर से मुगलिया सल्तनत के दौर में दरबार के बड़े बड़े पदों पर फाइज रहे। इसके अलावा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली भारत की जंग आजादी में भी ये लोग आगे आगे रहे। वैसे तो पठान फ्रीडम फाइटर्स की ये लिस्ट हद से ज्यादा लंबी है, मगर फिर भी इस लिस्ट में एक नाम ऐसा है कि जिसको अपनी छोटी सी वीडियो में भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, और वो नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। वही खान अब्दुल गफ्फार खान के जो न सिर्फ गांधी जी से हद से ज्यादा इंस्पायर थे बल्कि गांधी जी के सबसे करीबी भी माने जाते थे। खुद गांधी जी भी इनसे हद से ज्यादा इंस्पायर हुए थे। वैसे तो भारत की आजादी की खातिर अपनी उम्र का एक लंबा वक्त जेल में गुजार देने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान खुद बंटवारे के खिलाफ थे, मगर जब बंटवारा हो ही गया तो वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की साइड में पहुंच गए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान का भारत की आजादी में क्या रोल था और गांधी जी उनसे कितना ज्यादा इंस्पायर थे, इस चीज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो इकलौते ऐसे पाकिस्तानी हैं कि जिनको देश आजाद हो जाने के बाद भी बल्कि कई सालों के बाद यानी 1987 में बाकायदा पाकिस्तान से बुलाया गया और भारत का सबसे बड़ा अवार्ड यानी कि भारत रत्न दिया गया था। ये पहली बार हो रहा था कि जब किसी पाकिस्तानी को भारत रत्न से नवाजा जा रहा था। फिलहाल दोस्तों, अब अगर बात करें इन लोगों के इतिहास के बारे में, क्या आखिर इन लोगों का इतिहास क्या है और पठान लोग किसकी नस्ल से हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय पाई जाती है। कुछ इतिहासकार पठान लोगों का रिश्ता सीधे तौर पर हजरत तालूत के पोते यानी कि अफगाना से जोड़ते हैं। उनके मुताबिक आज के दौर के सभी पश्तून यानी पठान अफगाना की ही औलाद हैं। वहीं तालूत के जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद यानी कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल के बादशाह हुआ करते थे। आपको बता दूं कि हजरत तालूत के जो पोते थे यानी अफगाना, उनकी परवरिश भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने की थी। बाद में जब ये अफगाना बड़े हुए तो उस दौर तक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की इस पूरी सल्तनत पर उनके बेटे यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का राज हो चुका था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी अपने वालिद यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह बाद में अफगाना को अपना प्यारा और करीबी बनाए रखा। इवन इनको अपनी फौज में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी दी। मगर दोस्तों, इन लोगों से लगभग 400 से 500 साल के बाद कि जब बेबीलोन एक दुनिया में बड़ी ताकत बनकर उभरा था और दूसरी तरफ बनी इसराइल हद से ज्यादा कमजोर और बुरे हालात में पहुंच चुके थे, तो बेबीलोन के जालिम बादशाह यानी बख्त नसर ने बनी इसराइल के ऊपर हमला किया। इस हमले में जालिम बादशाह बख्त नसर ने न सिर्फ यहूदियों के सबसे पवित्र यानी मुकद्दस शहर यरूशलेम को बुरी तरह से जलाकर राख कर दिया था, बल्कि हैकल सुलेमानी को भी तबाह कर दिया था। हजारों की तादाद में उसने यहूदियों को कत्ल किया और हजारों की तादाद में ही बचे हुए बाकी सभी यहूदियों को वो अपने साथ गुलाम बनाकर बाबुल के इलाके में ले गया, जहां पर जाकर उसने बाबुल के आसपास के सभी इलाकों में उन लोगों को कबीले के हिसाब से आबाद कर दिया। हालांकि कुछ वक्त के बाद ही यहूदियों के इन बहुत सारे कबीलों में से कुछ कबीले बख्त नसर की कैद से भागने में कामयाब हो गए थे। भागने वाले यहूदियों में से जहां एक तरफ कुछ यहूदी कबीले तो आज के दौर के सऊदी अरबिया के शहर मदीने के इलाके में आकर आबाद हो गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ भागने वाले कुछ यहूदी ऐसे भी थे कि जो भागकर और दूर गए और आज के दौर के अफगानिस्तान के इलाके में आकर आबाद हुए। हैरानी की बात यह है कि इन दोनों ही इलाकों में आकर आबाद होने वाले लोगों ने अपने अपने इलाकों का नाम खैबर रखा था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मदीने में भी यहूदियों का गढ़ खैबर था, जबकि अफगानिस्तान में आने वाले यहूदियों ने भी अपने इलाके का नाम खैबर रखा था, जो आज तक खैबर ही है। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मदीना वाला जो खैबर था वो तो मुसलमानों ने हजरत अली की शुजाअत और बहादुरी से फतह कर ही लिया था। मगर बात करें अगर अफगानिस्तान वाले खैबर की, तो आपको बता दें कि जब अरब में धीरे धीरे इस्लाम धर्म फैलना शुरू हुआ था तो यहाँ पर कैस अब्दुल रशीद नाम के सरदार हुआ करते थे। मशहूर मुस्लिम सिपह सालार हजरत खालिद बिन वलीद की दावत पर उस दौर में अफगानिस्तान में रहने वाले मशहूर पठान सरदार यानी कि कैस अब्दुल रशीद अपनी कम्युनिटी के कुछ लोगों के साथ अफगानिस्तान से लंबा सफर तय करने के बाद अरब के शहर मदीना पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने न सिर्फ आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम कबूल किया था, बल्कि साथ ही साथ मुसलमानों के साथ कई बड़ी जंगों में हिस्सा भी लिया था। इवन ये नजरिया रखने वाले इतिहासकार तो यहाँ तक दावा करते हैं कि फतेह मक्का के साथ साथ खैबर की जंग में भी मुसलमानों की तरफ से कैस अब्दुल रशीद ने एक बड़ा किरदार अदा किया था। फिलहाल दोस्तों, इसके बाद कैस अब्दुल रशीद ने हजरत खालिद बिन वलीद की एक बेटी के साथ निकाह भी किया था। ऐसा भी माना जाता है कि आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैस अब्दुल रशीद से रिलेटेड एक पेशन गोई यानी कि भविष्यवाणी भी की थी, जिसके मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कैस की औलाद इतनी ज्यादा होगी कि वो दूसरी अक़वाम पर गालिब आ जाएगी और इन लोगों की इस्लाम से मोहब्बत इतनी ज्यादा होगी कि जैसे वो लकड़ी के जिसके ऊपर समुद्री जहाज को तामीर किया जाता है। अरबी में उस लकड़ी को बुतान कहा जाता था, जो आगे धीरे धीरे बदल कर या फिर ये कहिए कि उसका प्रोनाउंसिएशन बिगड़ कर पठान हो गया और आज के दौर में हम लोग उसको पठान के नाम से ही जानते हैं। फिलहाल उसके बाद कैस अब्दुल रशीद अपने इलाके में वापस आ गए थे। यहाँ पर उन्होंने कुछ वक्त तक इस्लाम की तबलीग भी की थी। यहीं पर उनका इंतकाल हो गया
गया था और यहीं पर ही उनको दफना दिया गया था। हैरानी की बात यह है कि आज भी पाकिस्तान की एक ऊंची पहाड़ी पर कैस अब्दुल रशीद के नाम से एक कब्र मौजूद है, जिसके बारे में लोगों का यही मानना है कि ये कैस अब्दुल रशीद की कब्र है कि जो हजरत खालिद बिन वलीद के दामाद थे, हजरत तालूत की 37वीं नस्ल से थे और आज के दौर के सभी पठानों के बाप हैं, यानी सारे पठान उन्हीं की नस्ल से हैं। हालांकि दोस्तों आप लोगों को बताता चलूं कि कुछ मॉडर्न हिस्टोरियंस इस नजरिए से पूरी तरह से नाइत्तेफाकी रखते हैं, यानी वो इस नजरिए को मानते नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक पठानों का इतिहास हजरत तालूत से भी कहीं ज्यादा पुराना है। उनका कहना है कि जिस दौर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम या फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत हमारी दुनिया पर हुआ करती थी, पश्तून उससे भी कहीं पहले से अफगानिस्तान के इस इलाके में आबाद है। इतना ही नहीं, खुद पठानों के ही एक मशहूर हिस्टोरियन के जिनको सादुल्लाह जानबर्ग के नाम से जाना जाता है, उनका तो यहाँ तक कहना है कि दरअसल पश्तून कोई नस्ल नहीं है और न ही किसी एक इंसान की औलाद को पश्तून यानी पठान कहा जा सकता है, बल्कि एक खास इलाके में एक खास कल्चर के साथ और एक खास कायदे कानून के साथ रहने वाला हर इंसान पश्तून है, और जो इस चीज से निकल गया वो पश्तून होते हुए भी पश्तून नहीं है। यानी उनका ये कहना है कि कुछ खास लोग जो दुनिया के एक खास इलाके में रहते हैं और एक खास तरह के कल्चर को फॉलो करते हैं और उनके यहाँ कुछ अपने अलग खास कायदे कानून पाए जाते हैं, वही लोग पश्तून कहलाते हैं, और ये पिछले एक लंबे वक्त से चला आ रहा है। फिलहाल दोस्तों हकीकत क्या है ये तो हम में से कोई भी नहीं जानता है। तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन। मसला इस फिल्म का नहीं है दोस्तों, मसला सिर्फ इस चीज़ का था कि ये पठान का आखिर इतिहास क्या है, ये जानना था मेन कि ये पठान की शुरुआत हुई कहाँ से। तो इस वीडियो के जरिए से जो बताया गया कि पठान का इतिहास बहुत पुराना है। किसी इतिहासकार ने लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के टाइम से भी क्या उसके भी आगे का पठान का मामला है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो ये था हमारा पूरा मामला सिर्फ पठानों के बारे में जानने के लिए, आखिर ये पठान का मामला है क्या, ये पठान जो नाम है, ये वर्ड है, ये शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये बहुत पुरानी बात है, समझ लीजिए हज़ारों साल पुरानी बात है ये पठान का मामला। अब दूसरा टॉपिक ये आ जाता है दोस्तों कि ये पठान और ख़ान क्या एक ही हैं या अलग अलग हैं। तो मेरी जो सेकंड वीडियो आएगी इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ वो ख़ान और पठान दोनों को लेकर आएगी कि ये ख़ान और पठान में फ़र्क क्या है, क्या दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 जो आएगा मेरा इसके बाद की वीडियो वो ख़ान और पठान को दोनों को लेके आएगा कि आखिर ख़ान और पठान में फ़र्क क्या है। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो इसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।